हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता नेकी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम क्लास 10th के बायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आपको उनके सॉल्यूशंस भी मैं प्रोवाइड करूंगी और एक्सप्लेन भी आपको मैं उनके साथ साथ करती चलूंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए, जो हमारा बायोलॉजी का आता है पेपर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इन अ लीफ इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। यानी लीफ में वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो वो कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो ये स्टोमेटा होता है जो कि लीव्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज करता है और ट्रांसपिरेशन करने में भी हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है? जब प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर हो जाता है तो उसको लूज करने के प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हमें एक डायग्राम दे रखा है और आपको पता होगा ये डायग्राम किसका है। ये डायग्राम अमीबा का है। ओके, तो अमीबा का डायग्राम ये हमें गिवन है और अमीबा के डायग्राम में हमें बताना है कि कौन सी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करता है। तो जो अमीबा होता है वो बाइनरी फिजन करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्पायरोगायरा, लिशमानिया एंड हाइड्रा। इनमें से ये जो 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट है इनके लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सेकंड है, दे आर यूनिसेलुलर, दे आर मल्टीसेलुलर और दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। तो जो सबसे करेक्ट स्टेटमेंट है वो है दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। ओके, नेक्स्ट, ह्यूमन ब्रेन हैज़ वेरियस पार्ट और रीजन्स दैट हेल्प इन डिफरेंट एक्शंस। जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें वेरियस पार्ट है। आपको पता होगा ह्यूमन ब्रेन को फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड करा गया और उनके अंदर फर्दर और ज़्यादा उनके पार्ट्स होते हैं। तो हमें बोला है कि आइडेंटिफाई करना हमें वो पार्ट जो वॉलंटरी एक्शंस में रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रेन का वो पार्ट। तो जो वॉलंटरी एक्शन में एक तरीके से हेल्प करता है वो कौन सा होता है? वो हमारे पास होता है सेरिबेलम। ठीक है, और जो मेमोरीज, थिंकिंग वगैरह में, इन चीज़ों में जो हेल्प करता है वो सेरिब्रम होता है। ठीक है, सेरिबेलम का एक पार्ट और भी होता है, ये हमारी बॉडी में बैलेंस और हमारा पोस्चर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि पेनक्रियाज सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस। जो पेनक्रियाज होता है पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है और इनमें सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है और अमाइलेज होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें बोला गया कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम देखें, ट्रिप्सिन जो है वो डाइजेस्ट करता है इमल्सिफाइड फैट को और लाइपेज जो करता है वो प्रोटीन्स को। तो पहला तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो लाइपेज होता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है? फैट्स को डाइजेस्ट करता है। और ट्रिप्सिन जो होता है वो पेप्टोन को प्रोटीन्स में डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और जो लाइपेज है वो इमल्सिफाइड फैट को, तो फैट को करता है। तो यानी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारे पास, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंट फैक्टर इन वेरियस स्पीशीज़। अलग अलग स्पीशीज़ में जो सेक्स डिटरमाइन किया जाता है वो उसके बहुत अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो पूछा गया कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, गैमेट कैरी एक्स क्रोमोजोम फॉर फीमेल। हमें पता है कि जो एक्स क्रोमोजोम होता है वो किसके लिए होता है? फीमेल्स के लिए होता है। और एक्स वाई क्रोमोजोम होता है वो किसके लिए होता है? मेल के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि जो एक्स क्रोमोजोम है वो फीमेल के पास होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, जो गैमेट कैरी एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम मेल पेरेंट, कि जो एक्स क्रोमोजोम होता है वो मेल पेरेंट से आता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। गैमेट कैरिंग वाई क्रोमोजोम फ्रॉम मेल पेरेंट, जो वाई क्रोमोजोम है वो मेल पेरेंट से आता है, तो ये बिल्कुल हमारे पास सही है। तो यानी हमारी जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो फर्स्ट है और थर्ड है। तो यानी सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही आ रही हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, जो इको फ्रेंडली होते हैं, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाते, उनको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे? अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें पूछा जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, तो वेजिटेबल पील, डेड लीव्स, पेपर, ये तो बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, काउ डंग, लेदर बैग, वाटर, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। पॉलीथीन बैग, रबर बैंड, बॉल पेन। अब पॉलीथीन आ गया तो पॉलीथीन तो हमारी नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, तो यानी हमारा जो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है कि पॉलीथीन बैग, रबर बैंड और बॉल पेन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो हमें बताना था जो नहीं है उसको हमें चूज़ करना था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है असर्शन और रीज़न का। ठीक है, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी डी इन ऑप्शंस का मतलब क्या है। फर्स्ट अगर हम बात करें ए ऑप्शन की, तो इसके अंदर होता है असर्शन और रीज़न दोनों सही है, और रीज़न जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो बी है वो होता है हमारे पास असर्शन और रीज़न दोनों सही है, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, सी ऑप्शन हमारे पास होता है वो होता है कि असर्शन सही है लेकिन रीज़न बिल्कुल गलत है, और डी ऑप्शन होता है कि असर्शन गलत है और रीज़न बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमें इसके हिसाब से अपना मैच करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। सबसे पहले अगर हम 8th क्वेश्चन देखें तो इसमें हमारे पास है असर्शन जो दे रखी है वो है, रिफ्लेक्स एक्शन डू नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसके अंदर थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है बात है। रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारा जो इंस्टेंट एक्शन निकलता है किसी स्टिमुलस को लेके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा किसी गर्म चीज़ में हाथ लग जाता है तो हम तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, तो ये इसमें हम सोचते नहीं है, ये हमारे रैंडम एक्शन होते हैं। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसके अंदर थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, तो असर्शन तो बिल्कुल सही है हमारे पास। इसकी रीज़न क्या दे रखा है उन्होंने, मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शंस
आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, यानी जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो सारे के सारे कंट्रोल कौन सा पार्ट करता है हमारे ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड करता है। इट मीन्स कि जो असर्शन है वो भी सही है, रीज़न है वो भी सही है, और जो एक्सप्लेन कर रहा है इसको वो भी बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो यानी हमारा ऑप्शन ए इसके अंदर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 9th क्वेश्चन, असर्शन दे रखी है, इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, हमें पता है ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, वो पिगमेंट जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करता है, जितनी भी गैसेज होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दो ही गैसेज हमारी बॉडी में अंदर और बाहर जो होती है वो मूव करती है, तो जो हीमोग्लोबिन के साथ ही ये अटैच होकर हमारी बॉडी के अंदर मूव कर पाती है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, इसीलिए हम हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। अब क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये भी बिल्कुल बात सही है कि ये हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी असर्शन तो हमारी सही है। रीज़न की बात करें, जो हीमोग्लोबिन होता है वो उसकी बहुत हाई एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। हाई एफिनिटी का मतलब बोला गया है यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन ज़्यादा अटैच होकर ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर मूव करता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें पता है हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ऑक्सीजन के साथ उसकी एफिनिटी हाई होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यानी हमारे पास इसके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी, क्योंकि सी ऑप्शन में क्या है, असर्शन सही है लेकिन रीज़न पूरी तरीके से गलत है, उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा है, ये पूरी तरीके से गलत ही स्टेटमेंट है, इस वजह से सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ओके, नाउ 10th क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम का फंक्शन क्या होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10th क्वेश्चन में, फंक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है, हेल्प्स इन ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जब हम इनहेल करते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं एक्सेल करते हैं तो ये रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट इन्होंने पूछा था कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब इसकी लोकेशन, तो लोकेशन कहाँ होता है, ये चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बिल्कुल बीचों बीच में ये प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन द एक्ट ऑफ च्यूइंग एंड सैल्वेशन ऑन द साइट ऑफ फूड, यानी खाने को चबाना और जो हमारे जो सलाइवा रिलीज होता है फूड को देखकर, उन दोनों में हमें डिफरेंस बताना है क्या होगा। सबसे पहले अगर हम देखिए, च्यूइंग इज़ वॉलेंट्री, हम जो खाना च्यू करते चबाते वो वॉलेंट्री एक्शन है, क्यों, क्योंकि वो हम खुद से कर रहे हैं, हमारी विल से कर रहे हैं। लेकिन सैल्वेशन जो हमारे मुंह में सलाइवा आता है खाने को देख के, वो इनवॉलेंट्री होता है, वो एक तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर हमारे पास आता है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट च्यू की बात करें तो च्यू करते टाइम हमारे टीथ उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वहीं पर ही जब सलाइवा हमारी बॉडी में रिलीज होता है तो उसमें हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जब सलाइवा रिलीज होता है तो सलाइवरी ग्लैंड हमारी हेल्प करते हैं उसको रिलीज करने में, और उसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। इसको आप ध्यान रखना, ये हमारी बॉडी में सबसे पहला एंजाइम है जो कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी रिलीज करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में हमें डिफरेंस बताने हैं दो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले पॉलिनेशन की, तो पॉलिनेशन के अंदर होता क्या है, ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके, एक सेकंड मैं इसको इरेज करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं। कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी फ्लावर के जो एंथर वाला पार्ट होता है वहाँ से स्टिग्मा की तरफ मूव करते हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जो गैमेट्स होते हैं हमारे, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट वो आपस में क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। जब वो मिलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और पॉलिनेशन जो होता है वो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। नेक्स्ट हमारे पास 12th क्वेश्चन के अंदर है कि हमें एक नीट डायग्राम बनाना है जिसके अंदर शो करे कि जो पॉलन है उसका जर्मिनेशन हो रहा है। तो आपको ये वाला डायग्राम इसके अंदर बनाना होगा और इसको लेबल भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें इनके ऊपर क्वेश्चन दे रखा है कि द पार्ट दैट रिसीव द पॉलन ग्रेन, हमें उस पार्ट का नाम बताना है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आता है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा स्टिग्मा जो अपर पार्ट है इस पे आकर हमारा पॉलन ग्रेन बैठ रहा है। तो ये हमारा जो फर्स्ट आंसर है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास होगा स्टिग्मा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, हमें बताना है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि मेल जर्म सेल को कैरी करता है फीमेल जर्म सेल तक, मतलब लेकर जाता है फीमेल के पास। तो जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। तो जो पॉलन ट्यूब होती है ये क्या करती है, ये पॉलन ग्रेन को कैरी करती है, जो हमारा मेल जर्म सेल है उसको लेकर जाएगी फीमेल जर्म सेल के पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज़ अ पिरामिड शोइंग वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। हमें यहाँ पे एक पिरामिड दे रखा है जिसमें हमें क्या दे रखा है, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल दे रखे हैं, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिस्टेड बिलो आइडेंटिफाई विच वन इज प्लेस्ड एट विच ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे हमें कुछ एनिमल्स दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा एनिमल कौन से ट्रॉपिक लेवल में सूट करेगा, मतलब रहता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डियर,
जो डियर होता है वो क्या है, वो घास खाता है। तो जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है हमारा प्रोड्यूसर्स, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से आते हैं, ग्रीन प्लांट्स आते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स में भी दिख रहा है ग्रास, तो हमारा जो प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर के अंदर आएंगे ग्रास। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रास को खाने वाला जो कि है डियर, तो डियर और रैबिट वो गाजर वगैरह खाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर से कनेक्टेड है। तो जो ग्रास है वो हमारा प्रोड्यूसर हो गया। प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्रोड्यूसर्स को जो खाते हैं, ठीक है, यानी ग्रास वगैरह जो खाते हैं वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। ठीक है, तो डियर और रैबिट जो हो गए प्राइमरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं वो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि है स्नेक। नेक्स्ट टर्शरी कंज्यूमर की बात करें जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, वो हो गया हमारे इसके अंदर लायन। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें वो रीज़न डिस्कस करना है। डिस्कस द रीजन वाई प्राइमरी कंज्यूमर विल हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी कंज्यूमर। हमें बताना है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी क्यों होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कंज्यूमर से। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं गेट मोर एनर्जी, उनको ज़्यादा एनर्जी मिलती है बिकॉज एनर्जी डिक्रीजेज एट ईच ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि हर ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी होती है वो कम होती है, और वो किस वजह से कम होती है, ड्यू टू 10% लॉ के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वाई इज द बेस ऑफ द पिरामिड ब्रॉड। जो नीचे का बेस है यानी जो प्रोड्यूसर वाला पार्ट है वो हमें दिख रहा होगा वो ब्रॉड है, और ऊपर की तरफ जाते थे नैरो होता जा रहा है हमारा ट्रॉपिक लेवल। तो जो नीचे का यानी बेस होता है जो पिरामिड का, वो ब्रॉड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी होती है और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे पास, इस वजह से जो बेस है वो ब्रॉड होता है। नाउ नेक्स्ट 14th क्वेश्चन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 15 क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल टू गार्डन पी प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द फैक्टर्स। हमें पता है जो मेंडल थे उन्होंने क्या करा था, पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। ओके, जिसमें उन्होंने क्या लिए थे, बहुत अलग अलग ट्रेड्स लिए थे पी प्लांट के। तो उसमें हमें बोला गया ही क्रॉस टॉल पी प्लांट विद शॉर्ट पी प्लांट ऑब्टेन ऑल द पी प्लांट इन द F1 जनरेशन। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डाईहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें उसमें जो हमारी F1 जनरेशन होती है वो हमेशा क्या शो करती है, डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें टॉल और शॉर्ट में से, तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कौन सा है, टॉल वाला। तो जो फर्स्ट जनरेशन है वो क्या शो करेगी, हमेशा टॉल प्लांट्स ही शो करेगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए तो हम उनको डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है वाई ओनली टॉल पी प्लांट वर ऑब्जर्व्ड इन F1 जनरेशन, कि F1 जनरेशन में सारे टॉल पी प्लांट ही क्यों हमें मिले। तो टॉल इज डोमिनेंट ट्रेट, अभी मैंने आपको बताया जो टॉल है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और F1 जनरेशन हमेशा क्या शो करती है, डोमिनेंट ट्रेट ही शो करती है। सेकंड क्वेश्चन है बाय विच मेथड डिड मेंडल ऑब्टेन F2 प्रोजनी, कौन से मेथड का यूज़ करके उन्हें F2 प्रोजनी मिली। तो बाय सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, F2 जनरेशन में क्या करा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट है राइट वन डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट कौन से होते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, रिसेसिव जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, यानी जो हमें शो नहीं हो रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे हमें इसमें डिफरेंस बताना है। तो डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस इन F1, रिसेसिव ट्रेट हिडन। डोमिनेंट ट्रेट जो होते हैं वो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर देते हैं, और रिसेसिव ट्रेट कौन से होते हैं, जो हिडन होते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें 2 ऑब्जर्वेशन लिखनी है मेंडल की जो उन्होंने F1 जनरेशन में देखी। तो उन्होंने देखा सबसे पहले कि F1 जनरेशन में सारे जो प्लांट थे वो कैसे थे, टॉल थे। दूसरा ट्रेट डू नॉट ब्लेंड, ब्लेंड मीन्स वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे थे, जो टॉल थे वो टॉल थे, जो डॉफ थे वो डॉफ थे, या शॉर्ट हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ट्रेट मिक्स नहीं हुआ, ब्लेंड नहीं हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अभी हमने यहाँ पे 14th क्वेश्चन हमारा छोड़ा था, तो 14 क्वेश्चन में डिफरेंस था हमारे पास। सबसे पहले डिफरेंस था न्यूरॉन और नेफ्रॉन में, तो उसका आंसर हमारे पास यहाँ पर है। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में अगर हम डिफरेंस देखें तो न्यूरॉन क्या होते हैं, इट इज़ द बेसिक सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम के हमारा सेल होता है। न्यूरॉन जो होता है वो नर्वस सिस्टम का सेल है, और नेफ्रॉन जो है वो किडनी में प्रेजेंट होता है, और वो किडनी की फंक्शनल यूनिट है। ओके, मतलब नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन है, और जो हमारा किडनी है उसकी फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन जो होते हैं हमारी बॉडी में इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, यानी इम्पल्स पहुंचाते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। वहीं पर ही जो नेफ्रॉन है वो क्या करता है, हमारी ब्लड को फिल्टर करता है, हमारी ब्लड में से जितना भी वेस्ट मटीरियल उनको निकालता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूरॉन की, न्यूरॉन एक सिंगल सेल है हमारे पास, लेकिन वहीं पर ही नेफ्रॉन में बहुत अलग अलग तरीके के न्यूफ्रॉन जो नेफ्रॉन है वो बहुत अलग अलग सेल से मिलकर बना है। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूरॉन होता है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और नेफ्रॉन जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि वो हमारी एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, हमारी बॉडी से वेस्ट निकालने में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये 14 का फर्स्ट पार्ट था आपका। ना नेक्स्ट 14 का सेकंड पार्ट, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन में हमसे डिफरेंस पूछा गया था। तो सेंसरी न्यूरॉन जो होता है वो क्या करते हैं, सेंसरी इंपल्स को लेकर आते हैं सेंसरी ऑर्गन से, कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहीं पर जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो क्या कैरी करते हैं, वो मोटर इंपल्स कैरी करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर में। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने उसको टच करा, ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी इम्पल्स लेकर जाएंगी वो लेकर जाएंगी आपकी सेंसरी न्यूरॉन, और उसके बाद आपको क्या उस पर रिएक्शन करना है, वो जो रिएक्शन है वो लेकर कौन आएगी, मोटर न्यूरॉन्स।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, इम्पल्स लेकर जाने का काम करती है सेंसर न्यूरॉन और इम्पल्स लेकर आने का काम करती है मोटर न्यूरॉन, कि अब आपको क्या उस पर एक्शन लेना है वो मोटर न्यूरॉन्स लेकर आती है। नेक्स्ट जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो एफरेंट फाइबर के होते हैं और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो इफरेंट। यहाँ पे ये एक इम्पल्स लेकर जा रहा है और एक इम्पल्स लेकर आ रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा एक्सॉन जो होते हैं वो छोटे होते हैं और इसके अंदर एक्सॉन जो होता है वो लॉन्ग होता है। ये यूनिपोलर है और ये बाईपोलर है। नेक्स्ट 14th का थर्ड पार्ट है हमारे पास, कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स में डिफरेंस। जो कंज्यूमर होते हैं वो कौन से होते हैं, जो कि प्रोड्यूसर से अपना खाना लेते हैं, और डीकम्पोजर कौन होते हैं, जो कि मरी हुई सड़ी हुई चीज़ों से अपना खाना या न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल प्लांट खाते हैं, लीव्स वगैरह खाते हैं, मीट खाते हैं। ठीक है, और ये क्या होंगे, ये जो ऑर्गेनिज्म डेड होगा उसको खाएंगे, उस पर एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं और एंजाइम रिलीज़ करने के बाद उनको ये एब्जॉर्ब करना, उनसे जो भी न्यूट्रिएंट है उनको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये जो है ये कंट्रोल करते हैं पॉपुलेशन को और एनर्जी ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं, और ये सिर्फ इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं। कंज्यूमर्स के अंदर ह्यूमन, एनिमल्स, इंसेक्ट ये सब आते हैं, और डीकम्पोजर के अंदर फंगी, बैक्टीरिया, वॉर्म्स ये सारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गिवन बिलो आर सर्टेन सिचुएशन। यहाँ पे हमें कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, उनको देख के हमें क्या बताना है, पॉसिबल इम्पैक्ट बताना है कि क्या हो सकता है। 5 ये 2 ऑप्शंस में आ रखे हैं, एक एक नंबर के 5 पार्ट हैं। ठीक है, 16 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर हुज टेम्परेचर इंक्रीज बाय ग्लोबल वार्मिंग। तो हमें इसका एनालाइज करना है कि ऐसा क्यों, मतलब इसका रीज़न क्या हो सकता है, कि मतलब क्या होगा। तो बैक्टीरिया जो है वो डाई, यानी बैक्टीरिया जो वो मर भी सकता है, या वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर सकता है, अपने बॉडी के अंदर अडेप्टेशन ला सकता है, मतलब जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसके हिसाब से वो भी क्या करेगा, अडेप्ट कर लेगा खुद को। नेक्स्ट टाइम द स्पर्म एनकाउंटर द एग व्हेन इट रीचेज द ओविडक्ट। अगर स्पर्म जो है वो ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है फीमेल्स की, तो क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट, सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट अकर इन अ फ्लावर दैट कंटेन्स ओनली पिस्टल। सेल्फ पॉलिनेशन उनमें नहीं होती, उन फ्लावर्स में नहीं होती जिसमें पिस्टल होता है। ठीक है, यानी जो फ्लावर में पिस्टल होगा उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होगी, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होती है। एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज इन अ ह्यूमन फीमेल। अगर ह्यूमन फीमेल के अंदर एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा तो क्या हो सकता है, तो अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। नेक्स्ट, व्हेन द सीड इज प्लेस्ड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन ऑफ वाटर एंड सॉइल इन द एयर। क्या होगा जब हम सीड को उसकी अप्रोप्रिएट कंडीशन में रखें, उसको प्रॉपर वाटर दें, एयर दें, सनलाइट दें, तो क्या होगा, तो सीड जो होगा वो जर्मिनेट कर जाएगा, सीड ग्रो कर जाएगा, और ग्रो करके वो धीरे धीरे प्लांट, ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका जो बी पार्ट है वो भी सेम यही है, क्वेश्चन अलग है। स्पोर्स आर लिबरेटेड फ्रॉम बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेड मोल्ड। आपको याद होगा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट है उसमें जो स्पोर फॉर्मेशन है उसमें से ये क्वेश्चन आया है कि जो स्पोर्स होते हैं वो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो ब्रेड मोल्ड वगैरह में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर डायग्राम भी बना हुआ है, तो उसमें से जो स्पोर्स निकलते हैं तो क्या होता है, उससे न्यू फंगी ग्रो कर जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन में जो स्पोरेंजियम होता है वो बस्ट हो जाता है और उसके अंदर के जितने भी स्पोर्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से फंगी ग्रो होती है। नेक्स्ट, लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन वेट सॉइल। जो लीव्स होते हैं ब्रायोफाइलम के, अगर वो वेट सॉइल पे गिरे तो क्या होगा, तो न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट ग्रो कर जाएगा, क्योंकि जो ब्रायोफाइलम होता है वो लीव्स के थ्रू ही रिप्रोड्यूस कर पाता है। नेक्स्ट, अ पॉलन फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज लैंड ऑन स्टिग्मा। अगर पॉलन जो है वो किसी डिफरेंट स्पीशीज़ पे जाके लैंड कर जाए, उसके स्टिग्मा पे जाके लैंड कर जाए, ऑफ टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज़, मतलब उसकी स्पीशीज़ अलग है और जिस प्लांट पे गया उसकी स्पीशीज़ अलग है, तो क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता। आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो तो एक पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है जिसके अंदर वो अपनी ही स्पीशीज़ के साथ क्या करती है, रिएक्ट करता है, और पॉलन ट्यूब जो होती है वो जर्मिनेट होती है। ठीक है, अगर वो किसी दूसरी स्पीशीज़ पे जाएगा तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट ही नहीं होगी, और जो मेल जर्म सेल है वो फीमेल जर्म सेल तक पहुँच ही नहीं पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, कॉपर टी इज प्लेस इन द यूट्रस ऑफ द ह्यूमन फीमेल। जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड थे उसके अंदर जो हमारे IUCD होते थे, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्ट डिवाइसेज, जिसके अंदर कॉपर टी आता था, तो उसके अंदर क्या देखा जाता था, जो फीमेल की बॉडी है उसके यूट्रस में कॉपर टी का यूज़ किया जाता था ताकि जो स्पर्म है वो ब्लॉक हो जाए और कॉपर आयंस उन स्पर्म को किल कर दें। आपको आंसर दे रखा है, आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो और चेंज करके भी लिख सकते हो कि इसलिए भी करा जाता है क्योंकि ये एक तरीके का क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन को बेसिकली रोका जाता है। ठीक है, स्पर्म को ब्लॉक करा जाता है, तो इसके अंदर आप दोनों आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट, स्पाइरोगायरा ब्रेक्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट अपॉन मैचुरेशन। जो स्पाइरोगायरा होता है वो क्या होता है, जब मैच्योर हो जाता है तो स्मॉल फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाता है और उससे फिर नया, हर एक पार्ट से नया स्पाइरोगायरा फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंटेशन का पार्ट है। फ्रेगमेंटेशन होने की वजह से फिर वो क्या होता है, हर एक पार्ट न्यू ऑर्गेनिज्म यानी न्यू स्पाइरोगायरा प्रोड्यूस करेंगे। तो इसी के साथ आपके बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस करे। आई होप आपको क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।